कंप्यूटर का परिचय तो हमने उस दिन करा चुके हैं। कंप्यूटर का भाग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें इनपुट डिवाइस हमारा हो चुका है और आगे हम अभी आज आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो कंप्यूटर में जो आउटपुट डिवाइस हैं, जो बेसिकली हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक नॉर्मली कहीं पर भी, उसमें आता है आपका सबसे पहले आउटपुट डिवाइस होता क्या है? तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण डिवाइस है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से आसानी से ऑपरेट करते हैं और वहाँ से हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है आउटपुट के रूप में। एक बोलना चाहिए कि हमको जो चीज़ चाहिए, हम जो चाह रहे हैं कंप्यूटर से, प्रिंट आउट के रूप में चाह रहे हैं, इमेज के रूप में चाह रहे हैं या हम उसको देखना चाह रहे हैं, तो वो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही हमें मिलता है। तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस कौन-कौन है ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर होता है, जहाँ से हम सारा कुछ देख पाते हैं। हालाँकि ये तो कंप्यूटर का पार्ट ही है, लेकिन बिना मॉनिटर के कंप्यूटर नहीं चल सकता, है ना? कंप्यूटर के लिए मॉनिटर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जो हमें प्रिंट करके देता है, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ईयरफ़ोन और भी डिवाइसेस हैं जो अलग-अलग कामों के लिए, अलग-अलग यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो उस वगैरह हम उन सब के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसका मैं लिस्ट आप लोग को दे दूँगा बाद में। तो चलते हैं हम प्रिंटर के बारे में जानने के लिए। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर उसकी प्रतिलिपि बनाता है, उसका प्रतिरूप बनाता है। कागज़ पर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। हम अपने घर पर, हम अपने जहाँ भी हैं, उसको अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो पहले जब प्रिंटर जब आया था इस कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट किया गया था, तो उसकी स्पीड काफ़ी कम होती थी, लेकिन आजकल अच्छी स्पीड की, अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर आ गए हैं। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। मतलब प्रिंटर एक और ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में दिखने वाले सॉफ्ट चीज़ों को हार्ड पेपर में, हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करके हमको देता है। तो प्रिंटर टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंट करने के लिए पेपर के कॉन्टैक्ट में आकर छपाई करते हैं। एक्चुअली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे उसमें एक वो लगा, हेडर लगा रहता है, हेडर जो कागज़ के पास पहुँच कर उसमें ना ऐसा पिन करता है, बार पिन करता है, जिसमें रिबन लगा होता था। रिबन के ऊपर पिन करने से उसमें प्रिंट होता था। जैसे आपने टाइपराइटर मशीन देखा होगा, तो टाइपराइटर मशीन के की नीचे होते हैं, बीच में रिबन लगा रहता है, रिबन के पीछे आपका पेपर रहता है। सर। तो वैसा ही डिज़ाइन के इम्पैक्ट प्रिंटर का भी काम उस तरह की होता था। जब इंक रिबन से टकराता था मशीन के उसके हेड, फिर उसमें पेपर में प्रिंट करता था वो। तो इसके प्रिंट करने से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, जैसे कीबोर्ड टाइपिंग मशीन से आवाज़ आता है, उसी तरह से उसमें भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आता था। और दूसरा हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक एक वर्ड है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, मतलब उसमें उसको प्रभावित करना, उसको मतलब टच करना, और नॉन इम्पैक्ट में उसको प्रभावित नहीं करना, उसको टच नहीं करना है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर या इमेज को पेपर पे छापने के लिए
हेडर का यूज़ नहीं किया जाता है। उसमें सीधा इंक जो होता है हमारा, इंक जो हम मशीन में डालते हैं, वो सीधा स्प्रे के रूप में या लेज़र के रूप में सीधा पेपर में जाके छपता है वो। ये हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है। थोड़ा-सा आवाज़ आता है प्रिंटर मशीन चलने का, बट बहुत कम मतलब आवाज़ करता है ये। प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कौन-कौन से थे ये जान लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में सबसे पहले आया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे आपने कहीं बिजली ऑफिस में या कहीं पर अपन हम देखे होंगे आस-पास अपने, एक बड़ा-सा मशीन होता था, उसमें पेपर लगा के वो आवाज़ आता था कर, कर, कर के आवाज़ करके ना छपता था जो। और उसका लिखावट भी एक अजीब प्रकार की आती थी। आज भी कई जगह यूज़ होता है बिल-विल बनाने में, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता था। दूसरा है डेज़ी व्हील प्रिंटर। ये एक गोल आकार का प्रिंटर होता था। हालाँकि आजकल ये सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। ये आपका डेज़ी व्हील प्रिंटर है। ये गोल आकार का प्रिंटर होता था। थर्ड है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता था कि ना पूरा एक लाइन एक बार में प्रिंट करता था, एक लाइन एक बार में प्रिंट करता था। ये फिर आया आपका ये ड्रम प्रिंटर आया। ड्रम प्रिंटर के बाद ये फिर आपका ये चैन प्रिंटर, ये एक चैन प्रिंटर ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अगर सवाल आता है कि या अगर कोई सवाल करता है कि क्या है करके, तो ये जो मैंने 5 नाम दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, डेज़ी प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। प्रिंटर का आविष्कार 1938 में किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार बाद में हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंटर प्रिंटर का आविष्कार 1938 में किया गया था। जैसे टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, टाइपराइटर के समान ही प्रिंटर के भी काम मतलब यूज़ में ले रहे थे। टाइपराइटर मैकेनिकल था, प्रिंटर थोड़ा-सा इलेक्ट्रिकल हो गया था, बिजली से चलने लगा था। तो प्रिंटर का आविष्कार चेस्टर कार्लसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, 1938 में किया था। और उन्होंने उसका नाम रखा था इलेक्ट्रोफोटोग्राफी रखा था। प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ 1953 में अटैच किया गया। एक टाइपराइटर मशीन बनाने वाली कंपनी है रेमिंगटन, उसी ने प्रिंटर को कंप्यूटर में अटैच करने का सिस्टम इजाद किया। तो पहला जो कंप्यूटर है, पहला जो प्रिंटर है जो कंप्यूटर में अटैच हुआ, वो उस कंपनी का नाम है रेमिंगटन रैंड कंपनी द्वारा। और ये सिर्फ ना यूनिक कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो प्रिंटर के आविष्कारक कौन थे? चेस्टर कार्लसन। कब आविष्कार किया था? 1938 में। और उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोफोटोग्राफी। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और प्रिंटर को कंप्यूटर में कब अटैच किए थे? 1953 में। कौन सी कंपनी द्वारा? रेमिंगटन रैंड कंपनी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रिंटर्स हैं। पहला वो डॉट मैट्रिक्स है, ये वाला ड्रम प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है, ये ड्रम प्रिंटर है और ये चैन प्रिंटर है। जैसे साइकिल में चैन लगता है ना, साइकिल का चैन आपने देखा होगा, भाई घूमता है चैन ऐसे राउंड करके, फिर वो चक्के में जाता है, जब वहाँ पे जाता है तो प्रिंट होता है, मतलब वो साइकिल का जो पहिया आगे बढ़ता है, वैसे ही इसमें था, वो चैन ऐसे घूमता रहता था राउंड 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 करके। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर श्रेणी में। इसमें आता है लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, ये मैं दिखाता हूँ आपको। आज हम जो प्रिंटर देखते हैं, ये फर्स्ट जो देख रहे हैं वो लेजर प्रिंटर है। सेकंड में जो देख रहे हैं प्रिंटर, वो फोटो प्रिंटर है। और थर्ड में जो प्रिंटर देख रहे हैं, वो इंकजेट प्रिंटर है। इसमें प्रिंट लेजर के द्वारा से होता था। लेजर प्रिंटर में जैसे लेजर होता है ना, ऐसे हम लेजर बीम जो जानते हैं, तो जब पेपर नीचे रखा रहता है प्रिंटर मशीन में, तो क्या करता है, वो लेजर के माध्यम से वहाँ पे उस अक्षर को, कैरेक्टर को, उस पिक्चर को वहाँ पर वो दूर से इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका लेजर प्रिंटर हो गया। ये फोटो प्रिंटर,
आपने देखा होगा जहाँ हम फ़ोटो बनवाने जाते हैं, वहाँ पे एक विशेष प्रकार के प्रिंटर लगा रहता है। प्रिंटर ये भी है, प्रिंटर ये भी है। लेकिन फ़ोटो प्रिंटर के लिए क्योंकि उसमें क्वालिटी चाहिए रहता है, उसमें पिक्सेल्स बिल्कुल पास-पास चाहिए रहता है, तो वो उसके लिए हम लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते फ़ोटो प्रिंटर का यूज़ करते हैं। देन आता है इंकजेट प्रिंटर। इसमें इम्पैक्ट और फ़ोटो प्रिंटर का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा-सा इसमें जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, उसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी नहीं आती है। हम लोग जैसे ऑफ़िस में ये वाला प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो उसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं आती है। लेकिन जो फ़ोटो प्रिंटर होती है, उसमें फ़ोटो क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी आती है। फिर ये हमारा मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर मतलब आजकल आ गया है जैसे जिसमें फ़ोटोकॉपी भी कर रहे हैं हम लोग, स्कैन भी कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं। वो होता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। और नेक्स्ट हमारा जो है ये थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है, जैसे हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं या कहीं किसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमको छोटे पर्ची के रूप में बिल निकलता है या कोई टिकट निकलता है या बार कोड निकलता है, ये होता है हमारा थर्मल प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन-कौन से हैं, नोट कर लेंगे। लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है? ये हमारे प्रिंटर हुए हैं। अभी एक बार ना प्रिंटर का इतिहास जान लेते हैं। 1968 में जापान की कंपनी है सिको इप्सन कॉर्पोरेशन, जो आज हम लोग इप्सन के बारे में जानते हैं, उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक मिनी प्रिंटर बनाया था। फिर 1970 में डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर को सेंट्रोनिक्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। 1971 में गैरी स्टाकवेदर ने जेरॉक्स कंपनी में काम करते हुए जेरॉक्स मॉडल 700 कॉपियर को चेंज करके लेजर प्रिंटर विकसित किया था। जेरॉक्स कंपनी हम लोग बोलते हैं ना जेरॉक्स करना है करके, जेरॉक्स करना क्या होता है, हम जो फोटोकॉपी कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोग जेरॉक्स बोलते हैं। तो जेरॉक्स नहीं, वो जेरॉक्स कंपनी का नाम है वो। क्योंकि फोटोकॉपी करने का काम वहीं से शुरू हुआ था, तो इसलिए उसका नाम जेरॉक्स हो गया। और आज हम भी बोलते हैं कि हमको जेरॉक्स कॉपी चाहिए, जेरॉक्स कराना है ऐसा करके। वो कंपनी का नाम है जेरॉक्स। सन 1972 में पहला थर्मल प्रिंटर बाजार में आया था, जिसे पोर्टेबल मशीन और मतलब खुदरा स्टोर, मतलब जहाँ पे हम वो करते हैं ना, शॉपिंग मॉल हो गया, छोटी दुकानें हो जाती है जहाँ पे बिल देते हैं, उसके लिए बनाया गया था थर्मल प्रिंटर को। देन 1976 में पहला इंकजेट प्रिंटर हावेल पैक, जिसे हम हावेल पैक कंपनी बोलते हैं ना, एचपी बोलते हैं जिसे हम, एचपी कंपनी जो हम जिसको हम बोलते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा रुकेंगे, कोई और इनके लिए होंगे तो सॉरी, कोई नहीं यहाँ पे इनके लिए। तो मैं क्या बोल रहा था, 1976 में एचपी कंपनी द्वारा इंकजेट प्रिंटर बनाया गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया था। तभी 1976 में ही आईबीएम कंपनी, आईबीएम का क्या होता, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने आईबीएम 3800 प्रिंटर सिस्टम के नाम से पहला हाई स्पीड लेजर प्रिंटर पेश किया। फिर 1970 में सीमेंस कंपनी ने पहला डीओडी, ड्रॉप ऑन डिमांड इंकजेट प्रिंटर बनाकर तैयार किया। और ये प्रिंटर ड्रॉप ऑन डिमांड मतलब ये कि जहाँ उसकी ज़रूरत हो इंक की, वहीं उसका छिड़काव करता था, वहीं उसको प्रिंट करता था। यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं करता था, सीधा जहाँ पे उसको चाहिए, उसका मतलब प्रिंट करना है, वहीं वो प्रिंट करता था। फिर 1979 में किरण ने भी एलबीपी 10 के नाम से पहला सेमी कंडक्टर लेजर बीम प्रिंटर का आविष्कार किया।
मतलब उसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम यूज़ होने लगा 1979 में। कौन सी कंपनी द्वारा? कैनन कंपनी द्वारा। फिर 1984 में एचपी कंपनी ने ही अपना पहला लेज़र प्रिंटर एचपी लेज़र जेट, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं एचपी लेज़र जेट को। हमारे ऑफिस में भी यही रखा हुआ है एचपी लेज़र जेट, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ये थर्मल इंकजेट प्रिंटर एचपी थिंकजेट 1984 में ही मतलब एचपी कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर 1988 में एचपी ने ही एचपी डेस्कजेट प्रिंटर पेश किया था। फिर 1992 में स्टाटेसिस कंपनी ने अपना पहला थ्री डी प्रिंटर विकसित किया। थ्री डी प्रिंटर वो होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए उसका थ्री डी इमेज आता है। प्रिंट मतलब थ्री डी प्रिंटर का मतलब है कि वो कागज पे प्रिंट नहीं होता है, वो एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो एक कोई चीज़ बनती है, कोई वस्तु बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आउटपुट डिवाइस है उसमें एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये भी एक प्रिंटर ही है, लेकिन ये प्लॉटर मुख्य रूप से जैसे हम बड़ा-बड़ा मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं या बड़ा डायग्राम बनाते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे प्रिंटर्स हैं वो उसकी एक साइज़ है, पेपर साइज़ रहता है A4, लीगल, A3, तो उन्हीं चीज़ों को प्रिंट कर सकता है, उन्हीं पेपर पेपर में वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन जब हमारे जो मैप बनते हैं बड़ा-बड़ा, जो हमारे डिज़ाइन बनते हैं, जो हमारे डायग्राम बनते हैं, वो प्लॉटर में प्रिंट होते हैं क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होती है। आप लोगों ने प्लॉटर तो देखा ही होगा, ख़ास करके जहाँ पे हम लोग गाड़ियों का नंबर प्लेट बनवाते हैं, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट की जो स्टिकर छपवाते हैं, वो प्लॉटर का ही एक वो उदाहरण है। प्लॉटर का मुख्य मेन काम क्या रहता है इसको? लार्ज ड्राइंग प्रिंट, मतलब बड़ा जो प्रिंट होता है, बड़ी साइज़ की जो प्रिंट होती है, उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। फिर मटेरियल कटिंग के लिए, जैसे कुछ बड़ा-सा पेपर में कुछ बहुत सारी चीज़ें एक बार हम लोग छाप लेते हैं, फिर उसको कट करके निकालते हैं। जैसे आपने नंबर प्लेट देखा होगा, गाड़ियों को जब नंबर प्लेट लगाते हैं, तो एक-एक कैरेक्टर मतलब एक-एक वर्ड को अलग-अलग हम लोग छाप के उसको काट के फिर हमारे इसमें चिपकाते हैं नेम प्लेट में। सीएडी और सीएमए, जो डिज़ाइन बनता है, जो घर का डिज़ाइन बनता है, बिल्डिंग का डिज़ाइन बनता है, ठीक है? उसके लिए यूज़ करते हैं। जो बड़ा-सा मैप बनता है उसके लिए, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है प्लॉटर का। नेक्स्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? पहले जो मॉनिटर आया था, उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया था। कैसे? एक मोनोक्रोम, एक ग्रे स्केल और एक रंगीन मॉनिटर। मोनोक्रोम मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, सिंगल कलर। मोनोक्रोम मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, तो ये मोनोक्रोम हुआ। तो पहले सिर्फ सिंगल कलर का मॉनिटर आता था। फिर आया ग्रे कलर, इसमें थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट के के रूप में हमारे पास मॉनिटर लाया गया था। और तीसरा है रंगीन मॉनिटर। आजकल हम जो मॉनिटर यूज़ करते हैं, वो रंगीन मॉनिटर है। फिर ये मॉनिटर के प्रकार, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर 4 प्रकार के। सीआरटी मॉनिटर, पहले हम जो मॉनिटर यूज़ करते थे, बड़ा-सा बॉक्स जैसा होता था, ये आगे-पीछे बड़ा-सा लंबा-चौड़ा होता था, एकदम बड़ा बॉक्स जैसे, जैसे पहले टीवी जैसे आता था, वैसे जो होता था, उसको बोलते थे सीआरटी मॉनिटर। उसमें पीछे एक जो सिस्टम लगा होता था, वहाँ से पूरे स्क्रीन में फ़ोकस करता था, इसलिए उसका नाम था सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। देन उसके बाद आया फ्लैट पैनल मॉनिटर, जिसे आजकल हम देखते हैं एकदम फ्लैट रहता है सीधा, उस टाइप का मॉनिटर आने लग गया। फिर उसके बाद आया एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल बहुत जगह पे जो सस्ते मॉनिटर आते हैं वो एलसीडी में आते हैं।
और जो थोड़े से महँगे जो मॉनिटर आते हैं, तो वो हम एलईडी यूज़ करते हैं। एलईडी में हमारी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और एलईडी को हम किसी भी एंगल से देखते हैं तो हमको बराबर सेम दिखाई देता है, जबकि एलसीडी में वैसा नहीं दिखता। एलसीडी में देखने के लिए हमको सीधा कंप्यूटर के सामने ही बैठना पड़ता है या टीवी के सामने बैठना पड़ता है, तो ही अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड रहता है, या एलईडी में इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डियोड, जिसके कारण से हमें अगर लेफ्ट साइड अगर आगे लेफ्ट से जाकर भी देखें तो भी वही दिखेगा, राइट से देखें तो भी वही दिखेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आता है। तो आजकल हम एलसीडी और एलईडी टाइप के मॉनिटर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे आउटपुट डिवाइस में और क्या-क्या आउटपुट डिवाइस हैं? स्पीकर, सभी लोग जानते हैं स्पीकर क्या होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। इसमें किसी भी कंप्यूटर में फिक्स करके, लैपटॉप फिक्स करके किसी ऑब्जेक्ट को, इस पिक्चर को या कुछ भी हमने जो एक डिज़ाइन बनाया है उसको दीवार पर किसी एक पर्दे पर रख कर बड़ी स्क्रीन में दिखाते हैं, वो कहलाता है प्रोजेक्टर। जैसे हम थिएटरों में देखते हैं, सामने बड़ा सा पर्दा लगा रहता है, लेकिन उसकी जो लाइट आती है, उसकी जो पिक्चर्स आती है वो पीछे से आती है। पीछे एक छोटा सा मशीन लगा रहता है, उस मशीन के माध्यम से ही उसमें फोकस करता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टर है। द नेक्स्ट है ईयरफोन। जस्ट मिनट। ईयरफोन तो सभी लोग जानते हैं। ईयरफोन ईयरफोन दोनों काम आता है, इनपुट के भी काम आता है और आउटपुट के भी काम आता है। हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में देते हैं तो वो इनपुट हो गया, और सुनने के लिए अगर किए हैं तो आउटपुट। ईयरफोन और विथ माइक। फिर आप जानेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को उसके अलग अलग अवधारणा, अलग अलग काम के आधार पर उसको बांटा गया है। पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के आधार के आधार पर। कंप्यूटर का आधार, कंप्यूटर क्या काम करता है। कंप्यूटर क्या काम करता है इसके अनुसार उसको तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, जिसमें एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ ऐसा सिर्फ इसमें डेटा प्रोसेस करने के ही काम आता है। जैसे तापमान कितना है, किसी की गति कितनी है, लंबाई चौड़ाई का कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह की चीज़ों को जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये जहाँ इस तरह के काम होते हैं, जहाँ इंजीनियरिंग का काम होता है, जहाँ टेम्परेचर वगैरह जो नापते हैं उसका काम होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा घरों में जो बिजली आती है, उसका जो कितना बिजली कंज़्यूम कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, जो जिस कंप्यूटर में उसको नापते हैं, वो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर का मतलब वो है, एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आता है वो। भूकंप नापना है और कहीं बहुत सारी चीज़ें जो नापते हैं, जिसे हम जिसका रिजल्ट हमें कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त होता है, किसी चीज़ को अगर नापते हैं तो वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर में हमारे जो डेटा हैं, जो दिन प्रतिदिन उसकी मतलब ना पल-पल में उसकी जो डेटा है वो बदलते रहता है। जैसे हम लोग ये मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, 10 दिन पहले का हमको पता चल चुका रहता है कि मौसम कैसे होने वाला है करके। हम लोग बिजली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसका जो महीने का जो दिखाते हैं वो, हम लोग जो भूकंप आता है, वो उन सब चीज़ों का जो उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड या उन सब चीज़ों का जो पूर्व ज्ञान जो अपन जिस कंप्यूटर में लेते हैं, उसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। इन सब चीज़ों के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का एक सिग्नल पर काम करता है और डेटा को कंटिन्यू सिग्नल में ट्रांसफ़र करते रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है जो गणितीय और तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करता है। इसमें डिजिटल सिग्नल्स पर काम चलता है और ये
इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत तेज़ी से काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी कम रहती है और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ी-सी फ़ास्ट रहती है और ज़्यादा जल्दी से किसी चीज़ का रिज़ल्ट दे पाता है। और नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे प्रयोगशालाओं में रहता है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर के जो विशेषता है वो दोनों इसमें समाहित रहती है। तो एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला होती है वहाँ पे काम आता है। हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे काम करते हैं, एयरलाइंस सेक्टर होता है वहाँ पे काम करते हैं। जो उनका वहाँ पे जो हम लोग ऑपरेट करते हैं अपने एयरपोर्ट का जो वो होता है जहाँ पे कंट्रोल करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं, एटीसी, उनके ऑफिस में बड़ा सा एक पैनल लगा रहता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। रडार हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है हमारा वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। सीटी स्कैन मशीन वो भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप में जो मशीन लगा रहता है वो भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर के प्रकार में आकार और क्षमता के आधार पर। पहले हमने जाना कंप्यूटर का उसका उपयोग क्या है, इसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं आकार और क्षमता के आधार पर। आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है। इसमें माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये वजन इनका बहुत हल्का होता है और इस कंप्यूटर को हम लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में और छोटे बिजनेस के हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जहाँ सिर्फ कंप्यूटर का काम सिर्फ प्रिंट आउट निकालना और डेटा रिकॉर्ड रखना, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसके लिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग आजकल अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टेबलेट। ये सब माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट, माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। देन आपका होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा रहता है और उसका काम भी है थोड़ा सा अ, मल्टी लेवल के वो काम करता है, एक साथ कई काम कर सकता है। एक जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में और बड़ी बड़ी सरकारी ऑफिस में होता है, जहाँ पे सर्वर का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है और इस पर एक साथ कई यूजर लॉगिन हो सकते हैं। जहाँ हम एक साथ कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखते हैं, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे बैंक में देखे होंगे, बैंक का सर्वर सेंट्रल सर्वर होता है। जैसे हमारा ऑफिसेज में होते हैं, ऑफिस का सारा कंप्यूटर एक साथ जुड़ा रहता है, तो उस जगह पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसको किसी विशेष काम के लिए बनाया जाता है। जो हमारे बड़े बड़े संस्थान होते हैं वह बड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर जो गवर्नमेंट की या प्राइवेट कंपनीज की भी जो संस्थान होती है, जिनका काम आंकड़े इकट्ठा करना, डेटा रिसर्च करना होता है, उन लोग सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर इंडिया में देखते हैं तो हमारा इसरो सेंटर है, वहाँ सुपर कंप्यूटर है और ऐसी बहुत कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर काम करती है। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं। जैसे हम अभी जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ एक ही सीपीयू पैनल लगा रहता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे सुपर कंप्यूटर लगे रहते हैं और इसलिए वो किसी भी गणना का रिजल्ट माइक्रो सेकंड्स में हमें उपलब्ध करा के देता है वो। ठीक है। तो भारत में जो हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत में निर्मित किया गया था उसका नाम था परम। तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर जिसका क्या नाम था, परम नाम था। ठीक है।
अब हम कंप्यूटर की मेमोरी और इकाई क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर जो होता है, जो हमें कंप्यूटर हमें जो आउटपुट देता है, तो हम लोग समझते हैं कि जो हमने पूछा और उसने हमको वही दिया है करके। लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है, जो गणना करता है, वो कुछ और ही होता है। जैसे कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज को ही समझता है वो। उसके अलावा वो किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता। हम अगर यहाँ से कीबोर्ड से ए टाइप कर रहे हैं, बी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हम ए या बी टाइप कर रहे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर में जब वो जाता है, सीपीयू में जब जाता है प्रोसेस होने के लिए, तो वो 0 और 1 के रूप में ही जाता है। तो यहाँ पर एक सभी अक्षरों का, सभी कैरेक्टर्स का 0 और 1 के डेफिनेशन में ही उसको रीड करता है, उसको उसी अनुसार वो उत्तर देता है, लेकिन उत्तर हमको हमारे हम जैसे चाहते हैं वैसा मिलता है। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट कहलाती है। 1 बिट मतलब 0 या 1 रहता है। फिर उससे हम आगे जाते हैं तो 8 बिट। 8 बिट का मतलब होता है 8 बाइट। इसको सभी अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 8 बिट में 1 बाइट होता है और 1024 बाइट मिल करके 1 केबी बनता है। 1024 बाइट मिल करके 1 किलोबाइट बनता है और 1024 किलोबाइट मिल करके 1 एमबी बनता है। आज हम लोग बात करते हैं ना एमबी में कितना एमबी है, कितना केबी है, ये वही चीज़ें हैं। 1024 केबी अगर एक साथ होगा तब जाके 1 एमबी बनेगा, 1 मेगाबाइट बनेगा। उसके बाद जब 1024 मेगाबाइट से 1 जीबी, आज हम लोग 16 जीबी, 18 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, आज तो 128 जीबी और 256 जीबी हमारे लिए कॉमन सी बात हो गई है मोबाइल में और कंप्यूटर में। अब उसको कन्वर्ट करते हैं बाइट में या किलोबाइट में, तो कितना होगा आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक प्रकार से मैथमेटिकली क्वेश्चन भी हो सकता है कि 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं करके। तो उसको आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। 1 जीबी को पहले किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे, किलोबाइट से फिर बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इंटू 1024 इंटू 1024, तो आपका 1 एमबी होगा। वही जब 1024 एमबी होता है तो 1 टीबी होता है। 1024 जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब किलोबाइट, और फिर 1024 गीगाबाइट जो होता है वो कहलाता है 1 टीबी, 1 टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट। अभी हम लोग टीबी तक ही पहुंचे हैं, लेकिन इसके आगे भी है, सिस्टम बढ़ चुका है। जब हम लोग 1024 टेराबाइट की बात करते हैं तो वो 1 पीबी कहलाता है। 1 पीबी मतलब 1 पेटाबाइट। और जब 1024 पेटाबाइट होंगे तो क्या कहलाएगा, 1 ईबी। 1 ईबी मतलब 1 एक्साबाइट। जब 1024 एक्साबाइट होगा तो 1 जेबी कहलाएगा। जेबी मतलब जेटाबाइट। तो जब 1024 जेटाबाइट होगा तब वो 1 वाईबी कहलाएगा। 1 वाईबी मतलब योटाबाइट। 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। तो इसको आप सब लोग लिख लेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है।